हेलो एवरीवन। तो आज मैं 2021 में रिलीज हुआ मलयालम हॉरर थ्रिलर मूवी कोर्ट केस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी के लीड रोल में है पृथ्वीराज सुकुमारन एंड अदिति बालन। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में ही हम मेधा को देखते हैं जो कि एक मीडिया ऑफिस में काम करती है। तभी उसे एक ब्रोकर का कॉल आता है जो उसे घर देखने जाने की बात करता है। तो वो अपने कलीग को कुछ इंस्ट्रक्शन देके ऑफिस से निकल जाती है। तभी उसे उसकी सास की कॉल आती है और हमें पता चलता है मेधा का उसके पति के साथ तलाक होने वाला है और तलाक के बाद वो ही अपनी बेटी की कस्टडी लेने वाली है। तो कुछ देर तक मेधा की सास उसे ताना मारती है जिसके वजह से मेधा उनकी कॉल कट कर देती है और वो घर देखने चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक मछुआरे को एक तालाब से किसी इंसान की खोपड़ी मिलता है जिसके वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और उस स्पॉट पर पुलिस और फोरेंसिक डिपार्टमेंट के साथ साथ बहुत सारे रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो जाती है। जहां कुछ लोगों को ये लगता है कि ये काम होम मिनिस्टर की बेटे का है क्योंकि उस जगह ये अफवाह थी कि एक लड़की होम मिनिस्टर की बेटे से प्यार करती थी पर उसने उसे छोड़ दिया और लड़की ने जब इसका विरोध किया तो अगले दिन से ही वो लड़की गायब हो गई और सबको लगता है वो खोपड़ी उसी लड़की की है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं मेधा घर देखने पहुंच जाती है और उसे घर पसंद आता है। उसके बाद हम देखते हैं केस स्पेशल होने की वजह से असिस्टेंट कमिश्नर सत्यजीत और उनके टीम को बुलाया जाता है केस सॉल्व करने के लिए। और हम सत्यजीत को क्राइम लोकेशन पर देखते हैं जहां वो फोरेंसिक ऑफिसर से पूछताछ करती है और फोरेंसिक वाले बोलते हैं खोपड़ी के हालात बहुत खराब है इसलिए बिना एग्जामिन करे वो कुछ नहीं बोल सकते। उसके बाद वो अपने टीम को काम में लगा देता है। ये सीन कट होता है और सत्यजीत को फोरेंसिक डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं जहाँ डॉक्टर बताती है वो खोपड़ी किसी लड़की की है और उसकी उम्र 25 से 30 के बीच थी और उसकी मौत 1 साल पहले हुई है यानी कि 2019 की सितंबर में। पर उस लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो पाती है। तो सत्यजीत अपनी टीम को 2 साल में कितनी लड़की मिसिंग हुआ है उसके बारे में पता लगाने को बोलता है। उसके बाद हम मेधा को देखते जो अपने जुगाड़ लेके नई घर जाने की तैयारी कर रही थी और हम उसकी बेटी को देखते हैं जो हमेशा अपनी डॉल के साथ खेलती है और उस डॉल को वो किसी को भी नहीं देती क्योंकि वो डॉल उसकी मौसी ने उसे दी थी। और उसी के साथ हम मेधा की माँ और काम वाली को भी देखते हैं। फिर हम मेधा को नई घर में शिफ्ट होते हुए देखते हैं। उसके बाद एक दिन हम मेधा को अपनी लॉयल लतिका से मिलते हुए देखते हैं जो उसकी एक अच्छी दोस्त भी है और वो मेधा को डिवोर्स के प्रोसीडियर बता रहा था। फिर बातों ही बातों में हमें पता चलता है मेधा की बहन ने सुसाइड की थी पर वो एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और उसे ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था कि सुसाइड करना पड़े। मेधा बताती है वो दिन भी नॉर्मल दिनों की तरह वो कॉलेज गई और दोपहर को वापस आके उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया और जब उसे बुलाने गए तब पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया जो कि हमें बहुत मिस्टीरियस लगती है। ये सीन कट होता है और मेधा के घर को दिखाया जाता है जहां उसे बेसिन में किसी की बाल मिलती है और उसे समझ नहीं आता कि ये बाल यहाँ क्या कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस कुछ खास आगे नहीं बढ़ा है और पुलिस अभी तक उस खोपड़ी का शिनाख्त नहीं कर पाया है। दूसरी तरफ हम मेधा के घर में कुछ पैरानॉर्मल घटना घटते हुए देखते हैं जैसे कि बर्फ के अंदर कीड़ा पाए जाना, चिकन में कीड़ा पड़ जाना और आधी रात को बेडरूम की फ्लो में पानी आ जाना, जबकि उस घर में लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और उसके साथ हम मेधा की गले में भी कुछ चोट के निशान भी देखते हैं। तो मेधा जब ये सब बातें अपनी कलीग को बताती है तो वो बोलता है क्योंकि मेधा इन सब टॉपिक पर काम कर रही है इसलिए वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। पर मेधा बताती है वो सुपर नेचुरल चीजों में भरोसा नहीं करता पर ये सब उसके साथ सच में हो रहा है और ये सब नॉर्मल नहीं है। तो उसकी कलीग उसे किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मदद लेने के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसकी अभी तक कोई सुराह नहीं हुआ है। तो सत्यजीत को लगता है शायद वो लड़की केरला से नहीं है बल्कि बाहर से आई होगी। तो इसलिए वो अपनी टीम को केरल के बाहर जितनी लड़की गायब हुआ है उसका और इस तरीके की क्राइम को क्रॉस चेक करने के लिए बोलता है और केरला के बाहर दूसरे पुलिस स्टेशन में भी खबर कर देता है। फिर हम मेधा को एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास देखते हैं और इसका नाम है जरा। जरा देख नहीं सकती पर वो अननेचुरल चीजों को महसूस कर सकती है। तो मेधा जरा को सब कुछ बताती है और जरा उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। फिर मेधा की जाने के बाद जरा बोलती है बहुत दिनों से एक आत्मा उससे संपर्क करना चाह रही है। तो उसे लगता है वो आत्मा मेधा की घर की है। उसके बाद रात को हम जरा को मेधा के घर में देखते हैं जहां उसे मेधा के घर में साड़ी हुई मांस की स्मेल आती है और लाइट भी फ्लिक करने लगता है। और दूसरी तरफ हम सत्यजीत को उसके घर में देखते हैं और उसे ईमेल आता है जहां विक्टिम की डिटेल्स होता है और जब वो उसे देखने जाता है तो उसकी घर की लाइट भी फ्लिक करने लगता है।
और उसी समय हम मेधा की घर में जरा को रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं और उसके अंदर वो आत्मा प्रवेश करती है और हमें पता चलता है उस आत्मा का नाम ईवा मारिया थी। और दूसरी तरफ सत्यजित को भी ईवा मारिया की पूरी डिटेल्स मिल जाता है और उसी वक्त मेधा की घर की फ्रिज में से हम किसी ईवल शैडो को निकलते हुए देखते हैं। उसके बाद सीन कट होती है और हमें मेधा को अपनी बेटी को ढूंढते हुए देखते हैं और ढूंढते ढूंढते उसे अपनी बेटी फ्रिज के अंदर मिलती है जो कि बेहोश थी। तो वो अपनी बेटी को जगाने की कोशिश करने लगती है। तभी एक ईवल हार्ट उसके कंधे को छूता है और उसी वक्त उसकी नींद टूट जाती है, यानी कि वो सब उसकी नाइटमेयर थी। दूसरी तरफ सत्यजीत ईवा मारिया की गांव में पूछताछ करने के लिए जाता है, जहां उसे पता चलता है ईवा अपनी पापा की पहली बीवी से थी और उसके पिता के वसीयत के मुताबिक ईवा को ही उनकी सारी प्रॉपर्टी मिली थी, जिसकी वजह से उनकी दूसरी बीवी ईवा से नफरत करती थी और उसने हमेशा ईवा को अपने पिता से दूर रखा, जिसकी वजह से ईवा ने बोर्डिंग में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद अपनी पिता की मौत के बाद वो गांव आकर अपनी प्रॉपर्टी बेच के चली गई। सब कुछ सुनने के बाद सत्यजित उस आदमी से मिलता है जिसने ईवा का घर खरीदा था और वो आदमी बोलता है ये मकान उसने शहर का किसी एजेंसी से खरीदा था। वो इस मकान की पहले मालिक से कभी नहीं मिला। उसके बाद सत्यजित ईवा की सौतेली माँ से मिलता है, जहाँ से उसे पता चलता है ईवा अपनी बिरादरी के बाहर किसी लड़के से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उसके पापा उससे गुस्सा थे, पर बाद में उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद घर के पेपर और ईवा की माँ के गहने लेकर ईवा से मिलने शहर गया था, जहां वो कुछ दिन रह के वापस आ गया। सत्यजित नोटिस करता है ईवा की सौतेली माँ ईवा को बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो ईवा को बददुआ भी देती है। तो जब सत्यजित वहां से जाने लगता है तब वो वहां ईवा की बहन और उसके पति को देखता है जो घर की तरफ आ रही थी। उसके बाद सत्यजित अपनी टीम को 2018 की मैरिज रजिस्टर की लिस्ट निकालने के बोलता है। दूसरी तरफ हम मेधा को देखते हैं जो जरा से मिलने आई है और जरा से वो पूछती है ईवा की आत्मा आखिर उसे ही क्यों कांटेक्ट कर रही है। जरा बताती है इसमें जरूर उस आत्मा का कोई मकसद होगी। जरा बताती है ईवा की स्प्रिट को मेधा की मदद चाहिए उसकी खूनी को ढूंढने के लिए और ईवा की स्प्रिट फिर से उससे कांटेक्ट करेगी, पर मेधा बताती है कि उसे उसकी बेटी की फिक्र है, इसलिए वो ईवा की मदद नहीं कर सकती। पर जरा उसे बहुत समझाती है और आखिरकार मेधा मान जाती है। इस तरफ हम सत्यजित को देखते हैं जो ईवा की कॉल रिकॉर्ड लेकर परेशान था, क्योंकि उसका लास्ट लोकेशन वाराणसी में अप्रैल 2020 को दिखा रहा था, पर डॉक्टर के मुताबिक ईवा की मौत हुई है सितंबर 2019 में। इसलिए उसे लगता है कि शायद कोई ईवा की मौत के बाद भी ईवा की फोन यूज कर रहा था ताकि सबको लगे ईवा जिंदा है। और इस तरफ हम मेधा को देखते हैं जो सोशल मीडिया में ईवा की अकाउंट को सर्च कर रही थी। तभी उसे ईवा की म्यूचुअल फ्रेंड में लतिका दिखती है, तो वो उसे फोन करके पूछती है तो लतिका उसे बताती है ईवा उसकी क्लाइंट थी और वो अपनी पति को डाइवोर्स देना चाहती थी तो इसलिए उससे कांटेक्ट की थी। मेधा ईवा के बारे में डिटेल में जानना चाहती थी तो वो लतिका को मिलने को बोलती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते ईवा की पति का पता चल गया, जो कि उसी मीडिया चैनल की एमडी के दामाद है जिस चैनल में मेधा काम करती है। और सत्यजीत को हम ईवा की पति से मिलते हुए देखते हैं और उसे पता चलता है ईवा कॉलेज में उसकी जूनियर थी और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद दोनों ने शादी कर लिया, पर शादी के बाद उन्हें पता चला उन दोनों में बस अट्रैक्शन था, तो वो दोनों डाइवोर्स ले लिया और उसके बाद ईवा से उसकी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ईवा का पति पूछता है आखिर ईवा के बारे में उन्हें क्यों पूछ रहा है। तभी सत्यजीत बताते हैं कि ईवा की मौत हो गई है। दूसरी तरफ मेधा लतिका से मिलती है और लतिका बताती है ईवा जब उससे मिली थी तब वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उसका पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था और ईवा भी किसी आध्यात्मिक सफर पर जाने की बात करती थी, तो इस वजह से ही वो अपनी पति को डाइवोर्स दे रही थी। आगे हम देखते हैं सत्यजीत की सीनियर उसे इस केस से मिलता जुलता एक केस के बारे में बताता है। वो बताते हैं तमिलनाडु पुलिस को कुछ महीने पहले किसी लड़की की कटा हुआ हाथ मिला था और विक्टिम के हाथ में किसी के छोटे छोटे बाल था जो शायद खूनी के है। तो सत्यजीत बताता है कि ये एक अहम सुराग है और मेधा वहाँ ईवा की हॉस्टल जाती है और वहाँ उसे ईवा की दोस्त बताती है वो यहाँ पर ज्यादातर किसी से बात नहीं करती थी और वो यहाँ पर ज्यादा दिनों तक नहीं रही और इस हॉस्टल के पास ही में एक वुमेन हॉस्टल में रहने चली गई। वो बताती है लास्ट टाइम जब ईवा से बात हुई वो कोई सफर पे जाने की बात कर रही थी, तो मेधा उसकी दोस्त से ईवा की नंबर ले लेती है
उधर सत्यजीत को पता चलता है कि उस खोपड़ी की डीएनए और हाथ का डीएनए एक ही इंसान के है। सत्यजीत ईवा की मकान मालिक से जाके मिलता है, जिनके घर में ईवा शादी के बाद रहा करती थी। वो लोग बताते हैं ईवा बहुत अच्छी लड़की थी और उसका पति का किसी और लड़की से चक्कर चल रहा था। और जब उसका पति घर में आना बंद कर दिया तब ईवा अपनी ऑफिस के पास एक हॉस्टल में रहने चली गई। सत्यजीत उनसे पूछता है कि उन्होंने लास्ट ईवा को कब देखा तो वो बताते हैं सितंबर 2019 में। एक दिन वो ईवा को किसी लड़की के साथ कार में जाते हुए देखी थी और वो दूसरी लड़की के बाल छोटे छोटे थे। विक्टिम के हाथ में मिले बालों को टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है वो बाल किसी लड़की की है जिसकी छोटी छोटी बाल है। उसके बाद हम सत्यजीत को ईवा की हॉस्टल में पूछताछ करते हुए देखते हैं, जहां उसे पता चलता है ईवा अपनी सामान लिए बगैर ही चली गई। हॉस्टल की वार्डन बोलती है उसने ईवा को कॉल किया था पर उसने फोन नहीं उठाया। तो जब उन्होंने उसे मैसेज किया तब उसने कहा वो अब से यहाँ नहीं रहेगी और वो एक सफर पर है तो उसकी दोस्त उसकी सामान ले जाएगी। तभी वो वार्डन उन्हें बताते हैं उनसे पहले भी कोई लड़की ईवा के बारे में पूछताछ करने आई थी और उसने उनकी नंबर भी लिया और कहा बाद में फोन करेगी। तो सत्यजीत उन्हें बोलता है अगर वो लड़की कॉल करे तो वो उन्हें इन्फॉर्म करे। दूसरी तरफ हम मेधा को देखते हैं जिससे उसकी सास मिलने के लिए आती है। तो मेधा जब उनके लिए चाय बनाने जाती है तो उन्हें घर में कुछ महसूस होती है और उन्हें फ्रिज के पास पैरों के निशान बनते हुए भी दिखता है और वो डर के मारे वहां से चली जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस मेधा की एफबी अकाउंट चेक करती है। तभी उन्हें एक लीड मिलता है कि जब खूनी बनारस में ईवा की पहचान लेकर रह रहा था तब बनारस में लॉकडाउन हो गया। तो इसलिए वो जो लोग बाहर के स्टेट से आए थे उन्हें स्पेशल बस से उनके स्टेट में पहुंचाया गया। तो सत्यजीत उन लोगों की लिस्ट निकालने को बोलता है और लिस्ट से पता चलता है खूनी ईवा की नाम से वापस आए थी और उसी लिस्ट में सत्यजीत को अपनी मामा का नाम भी दिखता है और सत्यजीत की मामा उसे बताता है वो ईवा को जानता है, पर जब वो अपने मामा को ईवा की फोटो दिखाता है तो उसकी मामा बोलता है ये ईवा नहीं है। मामा उसे ये भी बताता है कुछ दिन पहले वो उस फेक ईवा को इसी शहर में देखा था पर उन्हें वो जगह याद नहीं है। तो सत्यजीत उन्हें बोलता है याद आते ही वो उसे कॉल करे। उसके बाद सत्यजीत अपने टीम के साथ मीटिंग करता है और ये बोलता है खूनी जो भी हो उसका मोटिव था पैसा, क्योंकि ईवा के पास करोड़ों की जायदाद थी। और पुलिस जब प्रॉपर्टी की रजिस्टर को चेक किया तभी उन्हें पता चला उन पेपर्स पर नाम ईवा की थी पर शकल किसी और की थी, यानी कि खूनी ईवा की पहचान चुरा लिया। तभी सत्यजीत को उस वार्डन का कॉल आता है और वो बताती है जो लड़की ईवा के बारे में पूछताछ करने आई थी उस लड़की को टीवी में दिखा रहा है और सत्यजीत को मेधा के बारे में पता चल जाता है। अगले सीन में हम मेधा और सत्यजीत को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां मेधा उसे उसके घर पर घटे सारी घटनाओं को बारे में बताती है। पर सत्यजीत को यकीन नहीं होता और वो मेधा से पूछती है उसे क्या क्या पता चला ईवा के बारे में। तो मेधा बताती है उसकी दोस्त लतिका जब लास्ट ईवा से मिली थी तब ईवा उसे बताई थी कोई उसकी जान लेना चाहती है। तभी सत्यजीत को उसकी मामा का कॉल आता है और मामा उसे उस जगह के बारे में बताता है जहां उस लड़की को उन्होंने देखा था। कॉल रखने के बाद सत्यजीत मेधा को उसी लड़की की फोटो दिखाता है। वो फोटो देखते ही मेधा हैरान हो जाती है और हमें उसी रेस्टोरेंट के बाहर लतिका की कार दिखती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ईवा लतिका की कार में बैठकर लतिका के घर जा रही थी और उसकी हाल ही में तलाक हुआ था तो उसके पास बहुत सारा पैसा था। ईवा लतिका से कहती है उसके पास पैसा तो है लेकिन खुशियां नहीं है, इसलिए वो गांव जाकर अपने सौतेली माँ और भाई बहन से मिलके उन्हें ये सारी पैसे दे देगी और खुद किसी सफर पर चली जाएगी। तभी लतिका बताती है उसकी पापा एक बिल्डर था और उन्होंने भीला प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोगों से पैसे लिए थे, लेकिन काम खत्म होने से पहले ही उसकी पापा की मौत हो गई और अभी वो सब लोग उसे पैसे के लिए जोर दे रहे हैं और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो उस काम को कंप्लीट करे। बातों बातों में वो लोग घर पहुंच जाती है और तभी एक मजदूर लतिका को बताता है मशीनों को वो लोग लतिका के घर में रख दिया है और ये बोल के वो मजदूर वहां से चला जाता है। उसके बाद लतिका और ईवा घर के अंदर आके ड्रिंक करने लगती है और थोड़ी देर बाद ईवा की आंख लग जाती है। तभी लतिका एक तार से ईवा की गला घोंटकर ईवा को मार देती है। उसके बाद एक चेन सॉ से ईवा की बॉडी के टुकड़े करके अपने फ्रिज में रख देती है और ये वही फ्रिज थी जो मेधा के घर में है। फिर ईवा की बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह फेंक देती है ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद वो ईवा के नाम पर फेक आईडी प्रूफ बनाती है और ईवा की सारी पैसे और जायदाद को हड़प लेती है।
उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम सत्यजीत और मेधा को देखते हैं, जहां मेधा सत्यजीत से पूछता है उसे लतिका के बारे में कैसे पता चला। तो सत्यजीत बताता है उसे ये शक था कि खूनी जरूर कोई लॉयर होगी या फिर कोई ऐसा जिसे लॉ के बारे में अच्छी जानकारी होगी, और उसकी मामा ने बताया उसने उस लड़की को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर देखा था। और जब मेधा लतिका और ईवा की कनेक्शन के बारे में बोली तभी उसका शक यकीन में बदल गया। दूसरी तरफ लतिका को मेधा के घर में देखते हैं, जो कि यही ढूंढने आई थी कि मेधा ने अभी तक क्या क्या पता लगाया है। लतिका सर्च कर रही थी तभी लाइट फ्लिक करने लगती है और पूरे घर में बिजली चली जाती है। तभी उसे घर के एक तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो उस तरफ जाती है तब वो देखती है फ्रिज बार बार खोल बंद हो रहा है और उसे फ्रिज के अंदर से ब्लड निकलता हुआ दिखती है। तो जब वो फ्रिज खोल के देखती है तब उसे वहां बहुत सारे काले पैकेट दिखता है और फ्रिज के आजू बाजू बहुत सारे खून दिखता है। फिर अचानक से हमें एक जोर की आवाज आती है और अगले सीन में हम देखते हैं सुबह मेधा के घर पर पुलिस और मीडिया की भीड़ है, क्योंकि कल रात किसी एडवोकेट की इसी घर में फ्रिज ब्लास्ट होने की वजह से मौत हो गई है। और उसी के साथ हम यहाँ सत्यजीत और मेधा को भी दिखाते हैं, जहाँ मेधा इस मौत को सुपर नेचुरल बोल रही थी पर सत्यजीत इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट बोलता है। ये सीन यही कट होती है और रात में हम मेधा के घर में उसकी बेटी को अपनी डॉल के साथ खेलते हुए देखते हैं। फिर अचानक से मेधा की बहन की फोटो पर क्रैक पड़ जाती है और उसी के साथ जरा को दिखाया जाता है जिसकी आंखें सफेद हो चुकी है, यानी कि फिर से कोई आत्मा उससे संजोग करना चाह रहा है और शायद ये आत्मा मेधा की बहन की है, क्योंकि उसकी भी मौत बहुत मिस्टीरियस था। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर ही खत्म होती है और मूवी की लास्ट सीन को देखकर लगता है शायद मूवी की सेकंड पार्ट आ सकता है। एंड आप लोगों को अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में मुझे जरूर बताना इस फिल्म से कौन सी केस मिलता जुलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।